Good morning, everyone. This is Karan sir, and you are watching Fact Spin Talk. Today, we are going to start a new chapter of a new book, and this is History, Class 9 History, Chapter 1. Class 9 History, Chapter 1. It is History, Chapter 1. French Revolution. The French Revolution. The French Revolution. यही आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सभी लोग अपने हिस्ट्री की बुक को खोल लीजिए और हम लोग देखेंगे क्या है। तो इसमें द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें हमें जानना है कि फ्रांस की क्रांति क्या थी, कैसे शुरू हुई और क्या थे इसके प्रमुख कारण। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कहानी शुरू होती है 1800 के 19वीं शताब्दी में, 1848 के आसपास की कहानी है ये। इसमें हम देखेंगे टॉपिक वाइज। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और आपको बता देने पर शायद ये लंबे समय तक याद ना रहे, इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। इस कहानी का किरदार है मुख्य रूप से, इसमें जहां से चर्चा शुरू होती है वो किरदार है किंग लुइस 16। किंग लुइस 16 इसका जो है 1874 में इसको थ्रोन दे दिया जाता है, ये गद्दी पर बैठ जाता है, इसका थ्रोन पे ये बैठता है। इसकी उम्र रहती है 20 वर्ष और ये मैरिड भी रहता है, इसकी शादी भी हो चुकी है। तो 20 वर्ष की उम्र में जब लुइस 16 को फ्रांस की गद्दी मिलती है, इस समय की जो हालात रहते हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं रहते, बहुत ही दयनीय हालात में रहती है फ्रांस की शासन व्यवस्था। और ऐसे में खजाना खाली है, फ्रांस के जो राज परिवार में जो उनका राजशाही खजाना हुआ करता था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। खाली होने के कई कारण थे, जिनमें फ्रांस ने तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, बहुत सारे युद्ध लड़े थे और बहुत सारे देशों पर इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया था, बहुत सारे देशों पर इन्होंने अपना कब्जा किया था, जिसमें से ब्रिटेन ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना लिया था, तो इसने अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका को बहुत सारे रुपए पैसे दे करके उनकी मदद की थी, जिसके वजह से वहां पे ये होने लगा था। जो लुइस फिलिप थे, ये 1930 के दशक में जब ये बने थे शासक, इसके लुइस 16 के फोरफादर्स थे, ये जब बने थे तो स्थिति बहुत ही नाजुक थी। अमेरिका की मदद करने की वजह से बहुत सारा इन्होंने कर्ज लेकर उसको कर्ज दिया। अमेरिका को मदद करने के लिए इन्होंने कई बार कर्ज भी लिया और कर्ज लेने की वजह से इनकी हालत जो है ना, आते आते जब लुइस 16 को गद्दी मिली तो खजाना खाली था, सर पर भारी कर्जा था, ये 20 वर्ष का लड़का था और इसकी शादी भी हो चुकी थी। यानी कि इस पर राजनीतिक दबाव तो था ही, पारिवारिक दबाव, नैतिक दबाव, सामाजिक दबाव, कई तरह के दबावों के अंदर ये लड़का शासन व्यवस्था को संभालता है। संभालते हुए इसकी जो शादी हुई थी वो एंटोनिएट से हुई थी, प्रिंसेस थी जो फिलीपींस की, उनसे हुई थी। और नौजवान लड़का, इसने जब शासन व्यवस्था संभाली तो राजशाही ठाट बाट था इनका। जो फ्रेंच शुरू से जो फ्रांस वाले लोग थे, उनके जीने का शैली बहुत ही एकदम आलिशान था, बहुत ही शान ठाट बाट से जीने वाले इंसान हुआ करते थे ये लोग। तो इनके जो राजशाही दरबार का जो खर्चा था वो अलग खर्च था, साथ ही साथ जो कर्ज पड़ा हुआ था वो कर्ज भी पड़ा हुआ था। और इस तरह से धीरे धीरे इनकी हालत और भी बद से बदतर होती चली गई, बुरे से बुरी होती चली गई। तो जिस तरह से भारत में आजादी के पहले तक के दौर में हमारे यहाँ जो जातिगत व्यवस्था थी, जिसमें हम लोग कहते थे
शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इस तरह के जो शासन वर्ण व्यवस्था थी वहां पे फ्रांस में उन दिनों क्या थी, वहां पे स्टेट सिस्टम था। स्टेट सिस्टम, वहां पे स्टेट था, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। स्टेट मतलब हो गया एक क्लास, समझ लीजिए आप। ये स्टेट STATE वाला नहीं, बल्कि ESTATE वाला स्टेट था, जिसमें फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी लोग। क्लर्जी मतलब एकदम ये लोग होते थे जो प्राइस्ट, ज्यादातर ब्राह्मण, पुजारी, ये लोग आते थे। जो हमारे यहाँ ब्राह्मण में जो आते थे वही लोग उसमें इस कैटेगरी में ग्रेड 1 यानी स्टेट 1 में आते थे। स्टेट 2 में आते थे नोबिलिटीज। नोबिलिटी मतलब क्या, जो राजा, राजशाही दरबार और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, दूर दूर तक के जो रिश्तेदार हैं, ये लोग सब नोबिलिटी में काउंट होते थे। इनको हम शाही परिवार के सदस्य कह सकते हैं, राजकुटुंब कह सकते हैं। राजकुटुंब आपने देखी होगी वो बाहुबली फिल्म, उसमें कहते हैं कि राजकुटुंब से यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो इसकी क्या सजा है पुरोहित जी। तो पुरोहित बताते हैं कि उन्हें फौरन ही उसी क्षण राज दरबार छोड़कर उसी अवस्था में चला जाना पड़ता है। तो वही राजकुटुंब। नोबिलिटी मतलब राजा या राजा के दरबार से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति। तीसरा था जो थर्ड स्टेट था, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी, मर्चेंट्स, किसान, छोटे मोटे मजदूर और जो कॉमनर्स थे, ये सारे, यानी कह सकते हैं आप कि ब्राह्मणों को छोड़कर, प्रायश्च पुजारियों को छोड़कर, चर्च के पादरियों को छोड़कर और जो राजा के दरबार से जुड़े हुए लोग थे, इन सभी को छोड़कर जितनी भी जनसंख्या जो फ्रांस की थी वो सारी के सारी इसी कैटेगरी में आती थी। तो इस पर क्या हुआ, जब इन पर बर्डन बढ़ता गया, द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट लॉन। तो जितना भी तरह का उसमें फैसिलिटीज था वो स्टेट 1 और स्टेट 2 को दिया जाता था, और स्टेट 3 को जो है सारा का सारा निर्माण उठाना पड़ता था, लोड उठाना पड़ता था। तो इस तरह से जो ये जब आए हमारे जो महाराज है, जो हमारी कहानी के हीरो हैं, जिनका नाम है लुईस 16, ये लुईस 16 साहब जब आए राज दरबार में, तो इन्होंने उस व्यवस्था को देखा। इसमें 3 स्टेट हुआ करते थे। पहला स्टेट 1 जो था, स्टेट 1 में 1 स्टेट था, इसमें था क्या, इसमें लोग थे ये क्लर्जी लोग, यानी कि कहलाते थे ये लोग, और वही जो प्राइस्ट हो गए, पुजारी हो गए, और जो चर्च के पादरी, फादर वगैरह वगैरह थे। नंबर 2 में आते थे सेकेंड स्टेट के लोग में। सेकेंड स्टेट में थे जो नोबिलिटीज थे, जो नोबिलिटीज जो लोग थे, नोबिलिटीज वाले लोग। नोबिलिटीज का मतलब हो गया वही राज दरबार से जुड़े हुए लोग आ गए। और जो थर्ड स्टेट हुआ करता था, इसमें आप कह सकते हैं थर्ड स्टेट में, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, बिजनेसमैन, और आप कह सकते हैं रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या इसी में आती थी। तो ये जो हमारे कहानी के मुख्य किरदार लुईस है, लुईस साहब ने क्या किया, लुईस 16 नाम था इनका। ये उस खानदान के 16वें राजा थे, तो इस वजह से इनका 16 नाम पड़ा। और हम देखते हैं इसमें कि इन लोगों ने क्या किया कि इस ग्रुप को, जो क्लर्जी थे यानी कि जो ब्राह्मण और जो क्राइस्ट, पादरी, फादर, चर्च के जो लोग सब थे व्यवस्थापक, इन लोगों को टैक्सेस में छूट मिल गई। टैक्स नहीं भरेंगे भाई लोग, टैक्स नहीं देना। ये तो खुद ही नोबिलिटीज थे, राजा रानी, दरबारी, मंत्री, ये सारे लोग थे। ये टैक्स देंगे क्यों, इनको भी टैक्स में छूट। और सारा का सारा जो टैक्सेशन था, अब जब इनका कर्ज बढ़ गया, सारा टैक्स भरना था, राजशाही दरबार खाली थी, अमेरिका के लिए जो मेल मदद की थी उसके लिए जो कर्ज का ब्याज भरना था, वो सारी बातें लेकर कर्ज, सारे चीजों को वसूलने के लिए टैक्सेस को इम्पोज किया गया। कई तरह के नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए, और सारा कौन वहन करेगा, सारा टैक्स भरेगा कौन, ये भरना पड़ता था थर्ड स्टेट। यानी कि हमारे जो कॉमनर्स थे, इन्हें हम कॉमनर्स भी कह सकते हैं, कॉमन पीपल, ये कॉमनर्स को भरना पड़ता था। तो पूरा टैक्स यही भाई भरते थे। ये हमारे जो गरीब किसान भाई, बिजनेसमैन, मर्चेंट, व्यापारी थे, इनको भरना पड़ता था। इस तरह से इन लोगों में दबाव बढ़ता जा रहा था, बहुत ही प्रेशराइज थे, इनको पैसा ज्यादा भरना था, टैक्स भरना था। और धीरे धीरे कुछ बातें और होती गई
कि धीरे धीरे चलते चलते फ्रांस की जो आबादी थी वो आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी ना, फ्रांस का जो पॉपुलेशन था, ये पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ता गया। पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करता गया। क्या करता गया? इट ग्रू स्लोली। जब पॉपुलेशन किसी भी देश का बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेस है उन पर दबाव बढ़ेगा। जैसे खेत की जमीन नहीं बढ़ रही है, खेती के लिए जो जमीन है वो नहीं बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है? अधिक से अधिक लोगों को चीजें मिलनी कम हो गई, मांग ज्यादा बढ़ गई। जब मांग ज्यादा बढ़ेगी, कोई भी चीज का जब मांग ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है तो क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई की मार किसको झेलनी थी? ये लोग को तो फ्री में मिल रहा था, टैक्सेस नहीं था, इन पर बढ़ रहा था। ये थर्ड स्टेट वाले पर, बिजनेसमैन, कॉमनर, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, सारे ये जो पिछले वर्ग के लोग थे, इनको सारा लोड झेलना पड़ता था। इस लोड झेलने की वजह से ये क्या हुआ? महंगाई बढ़ती चली गई। इस वजह से लोगों में एक बहुत ही बड़ा असंतोष का माहौल पैदा हुआ। असंतोष का माहौल पैदा होने की वजह से सभी लोग जो है दबाव बनाने लगे। किस पर? ये हमारे नए नवेले राजा साहब पर, लुई 16 भाई साहब पर। इनकी 20 साल में शादी भी हो गई थी, राजपाट भी मिल गया था। 20 साल में तो ये जितना समझ पाते उससे ज्यादा इनको प्रेशर मिला। जब राजपाट का सत्ता सुख भोगने का इनका समय आया ही नहीं, बल्कि प्रेशर के साथ ही इनका जो ताज इनके सर पे दिया गया वो कांटों से भरा ताज था। इस तरह से क्या हुआ कि ये जो पूरी जो थर्ड वाली कैटेगरी थी, एक कैटेगरी, ये तो 1948 से ही वहां पे क्रांति की मांग होती है। क्रांति का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स द huge number of people are united or they gather together. When they gather together to bring about a change in a quick time, that is known as revolution. जब बहुत सारे लोग मिलकर के किसी राजनीतिक परिवर्तन के लिए इकट्ठा एक मुहिम चलाए बहुत ही कम समय में, तो इसे हम क्रांति कहते हैं। और धीरे 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 परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन संसार का नियम है, परंतु जो बहुत ही कम टाइम में जो हो जाए उसे रेवोल्यूशन यानी क्रांति कहते हैं। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आप कह सकते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये इस तरह का माहौल बनता चला गया। तो थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया कि सरकार के खिलाफ यानी लुई साहब का इन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब दबाव बनने लगा तो क्या हुआ कि लुई साहब को मीटिंग बुलानी पड़ी, जनरल स्टेट मीटिंग, यानी कि सभी स्टेट के लोगों को बुला करके इनको समझाना पड़ा। तो इसको समझाने में क्या हुआ कि जब इन्हें समझाना पड़ा तो बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्टेट से आए। ये लोग आने के बाद 1919 में एक रखा गया मीटिंग, जिसमें मांग रखी गई कि अब जो है ना इस तरह से नहीं चलेगा, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। एक कॉन्वोकेशन स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई गई जिसमें कि ये किया गया थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली इश्यूज डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। इस तरह से क्या हुआ कि एक कुछ कानून व्यवस्था बनाई गई। 1700 माफ कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ 1874 का डेट बताया था, ये 1774 की घटना थी, 18वीं शताब्दी थी, मैंने 1874 लिखा। तो 1774 में लुई 16 को गद्दी मिली और इसके बाद कई सारी व्यवस्थाएं होती चली गई, समस्याएं आती चली गई। तो हुआ यूं कि जो महिलाएं थी, हुआ क्या कि अब धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो हुआ यूं कि सभी लोग जो कॉमनर थे, ये कॉमनर लोग बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे लोग जगह जगह पूरे फ्रांस में ये करने लगे, आंदोलन करने लगे। और जो राजशाही दरबार था, वो राजशाही दरबार का तो खजाना खाली था, उस आंदोलन को दबाए कैसे, कुचले कैसे, मिलिट्री शासन सबको भेज के मारना पीटना, ये सब उनके बस में अभी नहीं था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरे थे राज दरबार के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि वो सभी लोग आंदोलनकारी चले गए। वहां पे एक बैलेस्तीन करके एक जेल हुआ करता था, और इस जेल में जाके क्या हुआ कि जेल को तोड़ दिया गया। जेल में जितने भी कैदी हुआ करते थे, उन कैदियों को उनमें से उन लोगों ने छुड़ा लिया, और कैदियों को छुड़ा करके सभी लोग, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर, और जो फ्रांस की कॉलोनियां थी, यानी कि फ्रांस का जो राजा था, जो राज दरबार था, ये कई छोटे छोटे देशों पर अपना कब्जा भी जमा कर रखता था, जैसे कि
हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, इस तरह के कई कई देशों पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया था। और कब्जा जमाने की वजह से वहां पर भी अब धीरे धीरे आजादी की मांग बढ़ने लगी। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, ये सड़कों पर उतर आए और बहुत ज्यादा मात्रा में इन लोगों ने तांडव मचाया। कई जगह पे राजा को भागने, छोटे छोटे राज्यों में राजा को भागने पर मजबूर किया गया, जेलों को तोड़ दिया गया, कैदी को निकाल के सब लोग प्रदर्शन करने लगे। इस तरह से इसमें बहुत ज्यादा बढ़ता गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वही जो आर्मी थी, जो क्रांतिकारियों की अपनी एक सेना उन लोगों ने खड़ी कर ली, जो मारपीट करते थे और राजा के खिलाफ लड़ते थे। सभी के खिलाफ लोगों को लड़ने के लिए उन्होंने अपनी एक सेना बना ली। जैसे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया। इसी तरह की एक सेना बन गई। उसी सेना का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। यह बहुत ही ज्यादा माहिर था और इसने क्या किया, कई कॉलोनीज में युद्ध जीते थे और इस तरह से कई युद्ध जीतने की वजह से इसकी चर्चा बहुत ही अच्छी होने लगी थी। He became famous and what he thought that this is the right time I should take charge। उसने क्या किया कि 1804 आते यानी कि लुईस 16 के 30 वर्ष बाद, वो 1774 में राजा बने और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसने क्या किया, He crowned himself emperor of France। ये फ्रांस का अपने आप को राजा बना दिया, घोषित कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, deposing their dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। ये धीरे धीरे अपने फ्रांस पर तो कब्जा कर ही लिया, फ्रांस का तो राजा अपने आप को घोषित कर ही दिया। साथ साथ ये अलग आसपास के जो यूरोपियन दूसरे कंट्रीज थे, इन कंट्रीज में भी इसने अपना आधिपत्य जमाने लगा और अपनी सेना लेकर वहां हमला करता, उनको जीतता, उन पर कब्जा करके अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां का शासक बना दिया करता था। तो इस तरह की व्यवस्था ये करने लगा। इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखें, नेपोलियन बोनापार्ट इसका नाम हुआ करता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये चैप्टर तो हम लोगों ने देखा। अब क्या हुआ, ही शो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। इसने सोचा अपने आप को कि हमने जो यूरोप के कई देशों को जीता है तो हम इसका पूरा मॉडर्नाइजर, इसका आधुनिकीकरण करने वाले, इसको मॉडर्न बना दिया। इसने डेवलपमेंट भी थोड़ा किया। ही वाज फाइनली डिफीटेड बाय वाटरलू इन 1815, यानी 1804 में इसने सत्ता हासिल की, पावर में आया और 11 वर्ष के बाद 1815 में इसको वाटरलू नाम के दूसरे व्यक्ति ने हरा दिया, धूल चटा दिया। तो इस तरह से हम देखेंगे। और क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ने वहां पे, तो वो जो मैं बता रहा था आपको, एक और इसमें स्टोरी छुपी हुई थी कि ये था कि जब इसने मीटिंग बुलाई, ये 1789 में इसने मीटिंग बुलाई। 1789 में जो स्टेट मीटिंग बुलाई, स्टेट मीटिंग बुलाने के बाद इसमें तय हुआ कि हमारा जो अभी राज दरबार है ये पूरा एक लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि एक डेमोक्रेटिक वे में चलेगा। इसमें कुछ टैक्सेस वगैरह के ये सारे कौन से टैक्स लगाए जाएंगे, ये पूरी तीनों ही स्टेट के लोग उसमें जो उसके प्रतिनिधि होंगे वो मिलकर फैसला लेंगे। तीनों के सहमति से जो बनेगा वही टैक्स लगेगा। टैक्स किन से वसूला जाएगा वो भी यही लोग तय करेंगे। अब ये भाई जो कॉमनर्स थे इनको भी अपनी बात रखने का हक मिल गया। प्लस ये लोग तो हमेशा अपना बचाव चाहते थे। ये लोग ग्रुप थे, ये दोनों एक थे, क्योंकि पहले से ये लोग टैक्स में फ्री थे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके बहुमत हासिल कर लेंगे। मान लीजिए कि ये तीन आदमी है, तीन आदमी को मिलकर फैसला लेना है, जहां पे 2 आदमी की सहमति बनेगी वही बात माना जाएगा। तो ये दोनों तो भाई थे, क्योंकि क्लर्जी और नोबिलिटीज, ये ब्राह्मण थे और ये क्षत्रिय थे, समझ लीजिए उस हिसाब से। तो ये राजा के रिश्तेदार थे और ये ब्राह्मण पादरी फादर और चर्च के प्रायश्चित थे। तो ये सब मिलकर जॉब करते थे, तो इनको झेलना पड़ता था। इसी तरह से इनमें विद्रोह बढ़ता गया और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।